Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. So the next topic we are going to discuss about in endocrinology. The last topic is diabetes mellitus. इसके ऊपर इन लोगों ने बहुत सी चीजें पूछी है and we will discuss one by one. ठीक है? ओके वो इंटरनल मेडिसिन है लेकिन सर्जरी में डाले हैं. ये पीएमसी वालों ने मेडिसिन के टॉपिक सर्जरी में पूछे हैं. मतलब इन लोगों ने कुछ चीजें ऐसी की है कि है मेडिसिन के टॉपिक लेकिन सर्जरी में पुट किए हैं. हम इस कोर्स के मुताबिक वो चीजें रखते हैं. आप उस बोर्ड पे ना जाए, आप नोट सर्जरी जो चीज सर्जरी में आ गया वो इसके अंदर सर्जरी में होगा. हम इसके हिसाब से डाल रहे. ठीक है? ओके तो इसके अंदर हम आज जनाब मजीद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे. डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर बात करेंगे एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है? डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है? ओके डायबिटीज मेलाइटस के बारे में कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट है वो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करने चाहिए. ठीक है? नंबर वन, इस केस के अंदर देर इज अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. इसमें ग्लूकोज लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है. तो नॉर्मल फिजियोलॉजी को पहले देखते हैं, फिजियोलॉजी, फिर हम पैथोलॉजी पे आएंगे. इट विल वेरी इजी. फिजियोलॉजी ये कहती है कि फॉर एग्जांपल वी हैव ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. ग्लूकोज इन ब्लड, शुगर से मुराद ग्लूकोज है. ठीक है? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज आता है तो दिस ग्लूकोज लेवल शुड बी मॉनिटर्ड बाय पेंक्रियाज. ये पेंक्रियाज मॉनिटर करता है. पेंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. पेंक्रियाज के अंदर एक किस्म सेल होता है दैट इज कॉल्ड बीटा सेल. ठीक है? पेंक्रियाज आल्सो कंटेन अल्फा सेल्स. so there is beta cell as well as alpha cells in the pancreas. जो बीटा सेल है पेंक्रियाज के अंदर इट सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन दैट इज इंसुलिन. और जो अल्फा सेल है ये पेंक्रियाज के अंदर जो रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड ग्लूकागोन. इसको क्या रिलीज करता है, ग्लूकागोन. ठीक है? तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन दीज आर द टू हार्मोन कम फ्रॉम पेंक्रियाज. वन इज फ्रॉम बीटा सेल, अनदर इज फ्रॉम अल्फा सेल. अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. दैट इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया. इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. या किसी भी वजह से ग्लूकोज लेवल बॉडी में क्या है, कम हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया. तो इफ ग्लूकोज लेवल इज वेरी हाई इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. इफ इट इज वेरी लो कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया. अब बॉडी के अंदर इफ ग्लूकोज लेवल इज हाई, इसको कम करना, ग्लूकोज हाई को कहाँ पे लेके आना, नॉर्मल पे लेके आना, कम करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन. ये किसका काम है, इंसुलिन. इंसुलिन हाई ग्लूकोज को नीचे करके नॉर्मलाइज कर देता है. लेकिन अगर किसी भी वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस कम को ऊपर लेके जाना, नॉर्मलाइज करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन. ये किसका फंक्शन है, ग्लूकागोन. तो पहले तो ये फिजियोलॉजी पता होना चाहिए. फिजियोलॉजी ये कहती है कि व्हेन ग्लूकोज लेवल इज वेरी हाई इन द ब्लड इट इज लोअर्ड बाय इंसुलिन एंड व्हेन ग्लूकोज इज लो इन द ब्लड इट इज इंक्रीज बाय ग्लूकागोन. क्लियर है? पहले शाबाश इस पे फोकस करें. क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट है. कंसेप्ट पहले समझ ले कि वी हैव ब्लड शुगर या ग्लूकोज लेवल. इफ ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज इट इज डिक्रीज बाय इंसुलिन. इफ ग्लूकोज लेवल इज लो इट इज इंक्रीज बाय ग्लूकागोन. क्लियर है? अगर आप लोगों से मैं सवाल करूं फिजियोलॉजी के अंदर व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर इंसुलिन रिलीज, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर इंसुलिन रिलीज होता है और स्टिमुलस फॉर ग्लूकागोन इज हाइपोग्लाइसीमिया. जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो उसको बढ़ाना, नॉर्मल करना, ये किसका काम है, ये ग्लूकागोन का काम है. ठीक है? ये मेन कंसेप्ट है. ओके जी. अब अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का लेवल परसिस्टेंटली ज्यादा रहे, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा रहे और ये कम ना हो जाए, या तो इंसुलिन आने का मसला है या इंसुलिन काम करने का इशू है. ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल लेके एक्शंस ऑफ इंसुलिन, एक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन क्या करता है एंड व्हाट आर देयर एक्शन, हाउ इट एक्ट इन द बॉडी. इंसुलिन का काम क्या है और ये काम किस तरह करता है. नंबर वन, इट डिक्रीज ग्लूकोज. इंसुलिन का काम यह है कि हाई ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है. बाय विच मेथड, बाय इंक्रीज, बाय इनटेक या बाय इंक्रीज
uptake of glucose into skeletal muscle cell and what adipose tissue. ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एडिपोज टिश्यूज आर दोज टिश्यू विच स्टोर फैट्स. इसके अंदर क्या स्टोर होती है? फैट स्टोर होती है. इसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं. अगर दिस इज अ सेल विच इज स्केलेटल मसल सेल आर एडिपोज टिश्यू, आप इन दोनों में से कोई भी ले लें. इस सेल के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल आई टेकन फ्रॉम विच टिश्यू? एडिपोज टिश्यू, जिसमें फैट स्टोर होती है. इस सेल की मेम्ब्रेन पर यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है. इस ट्रांसपोर्टर के जरिए किस चीज की एंट्री होती है? ब्लड से. अगर ये ब्लड है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है. अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या हो जाए? ज्यादा. तो इस ज्यादा लेवल को कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा ग्लूकोज को यूरिन में जाया करें. हम ज्यादा ग्लूकोज को एडिपोज टिश्यू के अंदर डालेंगे ताकि ब्लड के अंदर उसका लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए. तो इस ट्रांसपोर्टर के जरिए किस चीज की एंट्री होगी? ग्लूकोज. इसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. GLU स्टैंड फॉर ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्टर. वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो किस टिश्यू के ऊपर होता है? एडिपोज टिश्यू. इट इज कॉल्ड GLUT4. ये MCQs भी आता है. तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के कई अकसाम है, GLUT1, GLUT2, GLUT3 एंड GLUT4. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मीन वो ट्रांसपोर्टर जो किस टिश्यू पे होता है? फैटी टिश्यू पे. और वो किसको इन करता है? ग्लूकोज. इसका नाम क्या है? GLUT4. GLUT4 is also present in the cell of skeletal muscle cell. तो skeletal muscle cell में और एडिपोज टिश्यू दोनों के अंदर जब भी बाहर से ग्लूकोज इन करेगी तो वो किस ट्रांसपोर्टर के जरिए करेगी? GLUT4 के जरिए करेगी. अब ग्लूकोज खुद अंदर नहीं जा सकता. इस ट्रांसपोर्टर पे आकर कोई बंदा काम करेगा जिसकी वजह से किसको इन करे? ग्लूकोज को. एंड द हार्मोन विच एक्टिवेट GLUT4 ट्रांसपोर्टर टू एंटर ग्लूकोज इनटू द सेल, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन. वो इंसुलिन है. तो इंसुलिन वर्क ऑन GLUT4 ट्रांसपोर्टर एंड हेल्प ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल टू डिक्रीज द लोअर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. बात समझ गए कि नहीं? मैं आप लोगों से दो सवाल करता हूँ. इंसुलिन का काम हाई ग्लूकोज को क्या करना है? काम करना है. बाय एक्सक्रीटिंग इन द यूरिन और इंक्रीज अपटेक टू द सेल. इंक्रीज अपटेक टू द सेल. ये हाई ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता है. किस ट्रांसपोर्टर के जरिए? GLUT4 के जरिए. और GLUT4 एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है और स्केलेटल मसल सेल में पाया जाता है. ठीक है जी. ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं. ठीक है. ओके. इंसुलिन आता कहां से है? इट कम फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास से आता है. ठीक है. अब आप लोगों से एक सवाल है, मुझे क्लास में कौन बता सकता है व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या है? कभी कभार बॉडी के अपने एंटीबॉडी नॉर्मल टिश्यू के खिलाफ रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज. सेल्फ एंटीबॉडी अपने इम्यून सिस्टम से आकर मिस्टेकनली अपने टिश्यू को डैमेज करेंगे, उसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज. बात सुने, हमारे पास कभी कभार बॉडी के अंदर एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है. ऑटो इम्यून डिजीज. तो उसमें क्या होती है? एबनॉर्मल क्या बन जाती है? एंटीबॉडी. ऐसा एबनॉर्मल एंटीबॉडी कि वो मिस्टेकनली जाकर डिस्ट्रक्शन करे किस चीज की? बीटा सेल. बीटा सेल ऑफ व्हाट? पेंक्रियास. तो अगर एबनॉर्मली अपने बॉडी के नॉर्मल एंटीबॉडी अगर मिस्टेकनली जाकर किस सेल को डिस्ट्रॉय करे? बीटा सेल. तो कैन इंसुलिन विल रिलीज? नो. सो देयर विल बी नो इंसुलिन रिलीज. इंसुलिन रिलीज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा. अगर इंसुलिन नहीं आएगा तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या रहेगा? ज्यादा. क्योंकि इंसुलिन का काम है हाई ग्लूकोज को कम करना. इसका मतलब नो इंसुलिन, तो देयर विल बी इंक्रीज ग्लूकोज. क्लियर है कि नहीं? इंक्रीज ग्लूकोज इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. और अगर ये ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल से बाहर हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस. इसको क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस. अब इस डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट की जो मैंने थीम बताई है, इसका मेन वजह क्या था? ऑटो इम्यून डिजीज थी, जिसकी वजह से किस सेल की डिस्ट्रक्शन हुई है? बीटा सेल की. और इसमें इंसुलिन रिलीज क्या हो चुका है? जीरो. ऐसा डायबिटीज जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन ड्यू टू डैमेज इन दी बीटा सेल, इसको हम डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1. रिमेंबर, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ऐसा डायबिटीज जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो, इंसुलिन नहीं हो, नो इंसुलिन एट ऑल। वाई इंसुलिन इज नॉट देयर? बिकॉज बीटा सेल इज डिस्ट्रॉयड बाई एबनॉर्मल एंटीबॉडीज। तो ऐसा कौन सा डायबिटीज है? टाइप 1 है। Another thing to remember, okay, अगर बीटा सेल ठीक है, हम चाहते हैं if a second case came to you in the hospital, the person is already having obesity, बंदे ओबीज है, उसमें फैट्स कंटेंट क्या है? वो ज्यादा है। वेट इन केजी डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स, जिसकी बीएमआई अकॉर्डिंग टू द वेट और एज 30 क्रॉस करे उसको ओबीज पर्सन कहते हैं। तो अगर एक बंदा पहले से ओबीज है तो उसमें फैट्स लेवल क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इधर देखे ओबेसिटी के अंदर सुन ले एक्सेस फैट, ये एमसीक्यूज आप इधर सुन ले, लिखना नहीं है। व्हेन ओबीज पीपल कम एक्सेस फैट्स की हालत में देयर ए हाई चांस दैट फैट सराउंडिंग ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोर होते हैं और जब फैट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाए तो अगर इंसुलिन आएगा भी तो उस पर काम करेगा? नहीं करेगा। इफ इंसुलिन इज देयर बट नॉट वर्किंग, इट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन है बॉडी में लेकिन वो रिसेप्टर पे काम नहीं कर सकता। वजह क्या है? कि उस रिसेप्टर के ऊपर एक्सेस किया चुके हैं, फैट्स आ चुके हैं, क्योंकि पेशेंट इज प्रीवियसली ओबीस। क्लियर है? तो अब देखें अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, काम नहीं करेगा, तो कैन ग्लूकोज एंटर टू द सेल? नो। फिर भी ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या होगा? ज्यादा होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। तो ये भी डायबिटिक होगा कि नहीं? ऐसा डायबिटीज मलाइटस जिसमें इंसुलिन हो लेकिन वो रिसेप्टर पे काम हो ना करे, इट इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस। इसको क्या कहते हैं? DM2। पहले डायबिटीज के अंदर पीएमसी वाले ने जो टॉपिक पूछा है इसमें हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 1 क्या है, 2 क्या है। ठीक है ना? फिर से सुन ले, 1 में ग्लूकोज लेवल क्या होगा? ज्यादा। 2 में भी क्या है? ज्यादा। एवरी डायबिटिक पेशेंट हैज हाइपरग्लाइसीमिया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, टाइप 1 के अंदर इंसुलिन नहीं होगा क्योंकि किस सेल की डिस्ट्रक्शन हुई है? बीटा सेल की। लेकिन टाइप 2 के अंदर इंसुलिन है लेकिन वो रिसेप्टर पे काम नहीं करता क्योंकि बॉडी के अंदर एक्सेस क्या है? फैट से। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन पाकिस्तान, आंसर इज ओबेसिटी। वो क्या है? ओबेसिटी है। तो जिन लोगों को डायबिटीज हो, डॉक्टर्स यही कहता है कि आप अपना वेट क्या करें? लूज करें। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, वेट लूज करे, फैट सेल बर्न करे, तो जब फैट सेल कम होंगे तो फिर रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन को काम करना आसान हो जाएगा और डायबिटिक सिम्टम क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट ये जब भी आते हैं ये लीन एंड थिन होते हैं और ये लोग क्या होते हैं? ओबीज होते हैं। तो टाइप 2 पेशेंट वेन एवर प्रेजेंटेड टू यू इट इज ओबीज, और ये लोग जब आते हैं ये लीन एंड थिन होते हैं। मैं कंसेप्चुअली 2-2, 3-3 पॉइंट बताने लगा हूँ। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट ये जब भी प्रेजेंट होते हैं ये अर्ली ऑनसेट में आते हैं, लेस देन 30 ईयर एज में, मतलब 20 साल की उम्र में डायबिटीज हो सकती है कि नहीं? 15 साल की उम्र में। आजकल कंजेनिटल डायबिटीज भी हो सकती है। अगर कंजेनिटली बाय बर्थ बच्चे की बीटा सेल काम नहीं करते तो उसको बाय बर्थ क्या हो सकती है? डायबिटीज। शुगर का वो जमाना खत्म हो गया है कि जब क्रॉस करे बंदा 50-60 को तो इंसान को शुगर होगा। आजकल शुगर हर एक बच्चे को भी हो सकता है। 10 साल की उम्र में डायबिटीज होती है, 12 साल की उम्र में। रिसर्च कहता है कि लेस देन 30 ईयर के अंदर अगर डायबिटिक पेशेंट मिले, ये 95% कौन सा टाइप होता है? टाइप 1। क्योंकि चाइल्डहुड के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज के चांसेस क्या होते हैं? वो ज्यादा होते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट फैट्स अगर बढ़ेंगे, ओबेसिटी होगी, तो फैट्स को बढ़ने में क्या लगता है? टाइम लगता है। इन डायबिटीज की जो ऑनसेट है वो आफ्टर द एज ऑफ क्या होता है? 30 होता है। क्लियर है? तो देखिए ये भी एक टाइम फ्रेम है। लेस देन 30 मोस्ट लाइकली टाइप 1, आफ्टर 30 मोस्ट लाइकली टाइप 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रिमेंबर, ये जो टाइप 1 है ये जल्दी होता है कि बाद में होता है? जल्दी होता है, बचपन में होता है। इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं। जुवेनाइल इज द वर्ड यूज फॉर यंग। जुवेनाइल किसको कहते हैं? यंग को कहते हैं। जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मलाइटस, मतलब JU, जुवेनाइल। जुवेनाइल इज द वर्ड यूज इन मेडिसिन फॉर यंग। यंग लोगों के अंदर डायबिटीज टाइप 1 होता है, लेकिन ये किस में होता है? 30 के बाद। इसको क्या कहेंगे? एडल्ट टाइप डायबिटीज। इसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं।
adult onset diabetes mellitus. So this is the point to remember for the concept of type 1 diabetes and type 2 diabetes. क्लियर है? ओके, अब एक और क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर वो ये है कि अगर एक पेशेंट टाइप 1 है या एक पेशेंट टाइप 2 है, इसके अंदर आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन में डिफरेंशिएशन कैसी करनी है। पहले तो देखिए फिजियोलॉजी के मुताबिक इंसुलिन इज एनाबोलिक हार्मोन। एमसीक्यू याद रखिए, ये फिजियोलॉजी वाले कहते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो एनाबोलिक इन नेचर होता है। एनाबोलिक हार्मोन का मतलब ये है कि छोटी सी छोटी चीज़ों को जोड़कर बड़ी सी बड़ी चीज़ को बना लेता है। अब 1 + 1 को इकट्ठा करे इससे 2 बन जाता है, 2 को तोड़े तो इससे क्या बनेगा, 1 1 बनेगा। तो 1 + 1 को जोड़ना इट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म, 2 को तोड़ना दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। ठीक है, चीज़ को जोड़ना एनाबोलिज्म है और तोड़ना कैटाबोलिज्म है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन क्या करता है, ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किन किन चीज़ों को, अमाइनो एसिड्स को, और जब ये अमाइनो एसिड्स को ज़्यादा जोड़ेगा तो इससे क्या चीज़ बन जाएगी, प्रोटीन। लाइसिस करेगा कि सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। चीज़ों को जोड़ना बनाना इसको एनाबोलिक कहते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इंसुलिन का नॉर्मल काम बॉडी के अंदर प्रोटीन पे क्या है, आंसर इज सिंथेसिस है। ये फैटी एसिड को जोड़ता है, किस चीज़ को जोड़ता है, फैटी एसिड। और अगर ज़्यादा फैटी एसिड ये जोड़े आपस में तो इससे फ्यूचर में लिपिड्स बनेंगे कि नहीं, हाँ जी। तो ये लिपिड लाइसिस करेगा कि लिपिड सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटियोजेनेसिस, इसको क्या कहते हैं, प्रोटियोजेनेसिस। और सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज कॉल्ड लाइपोजेनेसिस। लिपिड की सिंथेसिस को लाइपोजेनेसिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइपोजेनेसिस। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटियोजेनेसिस। So effect of insulin normally in the body on protein is synthesis and lipid is synthesis. Clear है? Okay. अब आते हैं टाइप 1 की तरफ। This is a case of diabetes mellitus type 1. ये टाइप 1 है, ठीक है, mellitus। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तब बस अब आप लोगों ने इसका मुझे बताना है, साथ देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइप 1 के अंदर ग्लूकोज क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसुलिन होता है कि नहीं होता, नहीं होता, नो इंसुलिन। वेरी गुड। तो लेके नो इंसुलिन, एब्सेंट इंसुलिन। जब इंसुलिन बॉडी में नहीं होगा, एक तो ग्लूकोज लेवल नहीं कम होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, डायबिटीज होगा। और जब इंसुलिन नहीं होगा तो लिपिड बनेगा कि नहीं बनेगा, शाबाश, नहीं बनेगा। जब लिपिड नहीं बनेगा तो इनडायरेक्टली अपोजिट काम होगा, तो लिपिड की क्या होगी, लाइसिस होगी। इंसुलिन की एब्सेंस में लिपिड की क्या होती है, लाइसिस होती है। तो देयर इज लाइपोलाइसिस। तो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, लाइपोलाइसिस होता है। टाइप 2 में लिपिड लाइसिस होगा कि सिंथेसिस, सिंथेसिस, क्योंकि उन लोगों में इंसुलिनो होता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस ट्रांसपोर्टर पे काम नहीं करता, ग्लूकोज पे, लेकिन लिपिड को तो बना सकता है ना। तो टाइप 2 में लिपिड सिंथेसिस होता है, टाइप 1 में लिपिड लाइसिस होता है। वजह यह है कि इन लोगों में इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन का नॉर्मल काम वजन पर क्या है, लिपिड सिंथेसिस है। अगर नहीं है तो लिपिड क्या होगी, लाइसिस होगी। और जब लिपिड की लाइसिस होगी, लाइपोलाइसिस, इससे बनेगी फ्री व्हाट, फ्री फैटी एसिड। और ये फ्री फैटी एसिड जब मजीद इसकी लाइसिस होगी तो इससे एट द एंड बनती है एसिटाइल को ए। इससे क्या बन जाती है, एसिटाइल को ए। ये मैं आगे बायोकेम के अंदर पढ़ाऊंगा। एसिटाइल को ए इज अ मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 कार्बन। इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एसिटाइल को ए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6। ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, वो C6 है। ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। लैक्टिक एसिडोसिस का नाम सुना है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड है। आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, एसिटाइल को ए कितना है, 2 कार्बन कंपाउंड। और यही एसिटाइल को ए एक बनेगी या ज्यादा बनेगी, ज्यादा। और ये सारे एसिटाइल को ए जब आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, और ये कहां तक पहुंच जाए, लीवर में, तो इससे कीटोन बॉडीज बनेंगे। इससे क्या बन जाएंगे, कीटोन बॉडी। तो ये एमसीक्यूज याद रखे, कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन अकरिंग इनसाइड द लीवर। ये कहां पे होती है, लीवर में। फिर कीटोन बॉडी पीएमसी वालों ने
الگ پوچھی ہے کہ کیٹون باڈی کے نام بتائے، نیمز آف کیٹون باڈی. باڈی کے اندر 3 کیٹون باڈیز ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 3. نمبر 1 ایسیٹو ایسیٹیٹ، ایسیٹو ایسیٹیٹ. اس کے بعد ہے بیٹا ہائیڈروکسی بیوٹاریٹ، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از ایسیٹون. یہ نام سنے ہیں کہ نہیں؟ دیز آر دا کیٹون باڈیز. کتنے کیٹون باڈیز بنیں گے؟ 3 کیٹون باڈیز بنیں گے. اور آلویز ریمبر ان دا ایگزام کیٹون باڈی کین ڈیکریز دا پی ایچ. یہ پی ایچ کو کیا کرتے ہیں؟ کم. یہ ایسیڈوسس کرتے ہیں کہ الکلوسس؟ ایسیڈوسس کرتا ہے. پی ایچ کو اگر ہم بعد میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے، سن لیں. پی ایچ کا مطلب یہ ہے پاور آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن. اٹ از 7.35 to 7.45. اگر پی ایچ اس سمت میں جائے، کم ہو جائے اس سے، دیٹ از کالڈ ایسیڈوسس. اور اگر پی ایچ اس طرف آ جائے، بڑھ جائے، تو اٹ از کالڈ الکلوسس. تو کیٹون باڈی یہ پی ایچ کو کم کرتا ہے، کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ ایسیڈوسس کی طرف لے کے جاتا ہے. 7.2 7.1 7.35 سے اس کو کم کرتا ہے. اس کا مطلب کیٹون باڈی یہ جب زیادہ بنے گی، سن لے، یہ کیٹون باڈی پھر انوائرمنٹ کو کیا بنائے گا؟ ایسیڈوٹک. تو ایسیڈوسس ہوگا کہ نہیں؟ ایسیڈوسس ہوگا. اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ایسیڈوسس کیوں ہوا ہے وزن پر؟ ایسیڈوسس اس لیے ہوا ہے کہ کیٹون باڈیز بنے ہیں. کیٹون باڈیز اس لیے بنے ہیں کہ لائپو کیا ہو رہے ہیں؟ لائسس. اور وہ اس لیے ہے کہ انسولینو نہیں ہے. اور انسولین نہ ہونے کا مطلب کون سا ڈائبٹیز ہے؟ ٹائپ 1. اب سن لے، ادھر ایم سی کیو سن لے. یہ پیشنٹ کیا ہے؟ ڈائبٹک ہے کہ نہیں؟ پیشنٹ کیا ہے؟ ڈائبٹک، کیونکہ گلوکوز لیول کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو دا پیشنٹ از واٹ؟ آنسر از ڈائبٹک. اور اس میں کیا بن گئے ہے؟ کیٹون باڈی کیٹو. اور اس نے انوائرمنٹ کو کیا بنایا ہے؟ ایسیڈوسس. اس کو ڈی کے اے پھر کہتے ہیں. دیٹ از کالڈ ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے the most common complication of untreated type 1 diabetes is dash. Answer is DKA. جب بھی کوشچن آ جائے DKA. DKA is the common complication of which diabetes? Type 1. یہ ٹائپ 2 کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ ٹائپ 2 کے اندر لائپو کیا ہوتا ہے؟ جینیسس. اور DKA ان پیشنٹ کے اندر ہوتا ہے جس میں لائپو لائسس ہوتی ہے. اور لائپولائسس will be there if there is no insulin. اور ایسا ڈائبٹیز جس میں انسولین نہ ہو تو وہ کون سا ٹائپ ہوتا ہے؟ آنسر از ٹائپ 1 ڈائبٹیز. یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ ہے ڈی کے اے پیشنٹ. اب اس میں جو آپ لوگوں سے وہ کوشچن پوچھتے ہیں مزید امپورٹنٹ قسم کے، وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. دیکھیں وہ اس طرح کا ایک کوشچن لائے گا، لکھے کہ کیس، لکھے کیس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا کیس وہ آپ لوگوں کو ایگزام میں بتائے گا اور آپ لوگ اس کو انٹرپریٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ A 16-year-old young boy brought to the emergency with semi-conscious state post-mal breathing یا respiration abdominal pain and there is fruity odor smell in the breathing. Diagnosis and first line in the treatment, first line treatment. اور نیکسٹ دیکھیں انٹرپریٹیشن آف ABGs. ABG اسٹینڈ فار آرٹیریل بلڈ گیسز. ٹھیک ہے، یہ کوشچن آتا ہے. کیا بس کنسپٹ کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں اس میں کون کون سے پوائنٹ ہے جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے. ایگزامینر نے ہنٹس کیا دی ہے؟ ایک ایک بندہ. ایک ہے فروٹی اسمیل ان دا بریتھ. اس کو انڈر لائن کرے نیچے، یہ کوشچن میں آئے گا فروٹی اسمیل. یہ آپ لوگوں کو ضرور بتاتا ہے ایگزامینر، ٹھیک ہے؟ اس کو انڈر لائن کرے. نیکسٹ
یہ کشمال بریدنگ امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈرلائن کرے بس. ہاں جی، سیمی کانشیسنیس از اے اسٹیٹ وچ میں بی سین ان اینی کنڈیشن. اس کے بعد شاباش. ہاں جی، ایبڈومینل پین. دیکھیں دس از ون آف دا مین پوائنٹ، دس از دا پوائنٹ اینڈ فروٹی آرڈر اسمیل. یہ تین چیزیں اکٹھی اگر آ جائے ایسے بندے میں جس کی ایج لیس دین کیا ہو 30، دس از اے ینگ ایج 16 ایئر ہے، تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز پیشنٹ یہ 30 سے کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے. اور ڈی کے اے از اے کمپلیکیشن آف وچ ڈائبٹیز ٹائپ 1. تو جب ڈی کے اے پیشنٹ آتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہے، کشمال بریدنگ، فروٹی آرڈر اسمیل اینڈ ایبڈومینل پین. یہ جب بھی آ جائے پیشنٹ میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ اس پیشنٹ میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن ہو چکی ہے اینڈ دیٹ از نون ایز او ڈی کے اے، ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس. ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو اس کا ایک اور ٹرک بتاتا ہوں. دیکھیں کیسے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ پیشنٹ کس کا ہے. ہاں جی، ڈی کے اے. وین دا پیشنٹ از ینگ، پیشنٹ اگر کیا ہے ینگ ہے، اس کا ایج لیس دین 30 ہے، 25 سے کم ہے، اور اس میں جناب ڈاکٹرز کہتے ہیں اف دا پیشنٹ ہیز ڈیلیریم اسٹیٹ. پیشنٹ کس کے ساتھ آ جائے؟ ڈیلیریم کا مطلب انکانشیس اسٹیٹ، انکانشیس یا سیمی کانشیسنیس، دیٹ از کالڈ ڈیلیریم. مطلب پیشنٹ اپنے الرٹنس موڈ میں نہیں ہے، وہ سیمی کانشیس. آپ اس کو کچھ بتاتے ہیں وہ افیکٹو طریقے سے آپ کو ریپلائی نہیں کر سکتا، دیٹ از کالڈ ڈیلیریم. پیشنٹ جناب اس طرح ہے، دیکھیں اس طرح سانس لے رہے بہت تیزی کے ساتھ، دیٹ از کالڈ ڈیپ ریسپائریشن نون ایز کشمال بریدنگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوشمال بریدنگ. ٹھیک ہے، کوشمال بریدنگ. اور ساتھ میں پیشنٹ کو اے فار ایبڈومینل، ایبڈومینل پین. کتنی چیزیں ہو گئی؟ If a patient presented to emergency, it is always emergency case. Emergency میں جب بھی بندہ لائے with a history of delirium, Kushmal breathing and abdominal pain, these 3K mean DKA. This is a sign of DKA. یہ diabetic keto کیا ہے؟ acidosis patient ہے. So it is emergency or not? It is a emergency. ہم سب سے پہلے پیشنٹ کو کیا دیں گے؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے آئی وی فلوئڈ دینے ہیں. کیا دینے ہیں؟ آئی وی فلوئڈ، تاکہ ہم ایسیڈوسس کو تھوڑا سا کیا کرے، کم کرے، انوائرمنٹ کو ٹھیک کرے. اور ساتھ میں اس پیشنٹ میں کیٹون باڈیز کیوں بنے ہیں؟ وائی دیر از کیٹون باڈی؟ دا ریزن از لائپولائسس اینڈ دس ریزن از ڈیو ٹو نو انسولین. تو لے کے آئی وی انسولین لگائیں گے. اس پیشنٹ کو انٹراوینس انسولین لگائیں گے تو پھر لائپو کیا ہوگا؟ جینیسس. تو لائپولائسس کم ہو جائے گا اور کیٹون باڈی سنتھس کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو ایم سی کیوز ہے کہ آئی وی انسولین. آپ لوگوں کو ایگزام میں وہ مختلف انسولین بتائیں گے، سب کوٹینیس انسولین، انٹراڈرمل انسولین، آئی وی انسولین. جب بھی بات ڈی کے اے کا ہو، دیٹ از ایمرجنسی، ہم وہ روٹ اختیار کریں گے جس میں بایو اویلیبلٹی کیا ہو 100%، جس میں ہم ڈائریکٹ بلڈ سرکولیشن میں دے دیں. آنسر ول بی آئی وی روٹ. یہ ایمرجنسی روٹ ہوتا ہے. جب بھی ڈی ہائیڈریشن میں ایکسیڈنٹ کے بعد لوگ لے کے آتے ہیں اس میں ہم ڈائریکٹ آئی وی لائن لگاتے ہیں، کیونکہ the most common route where the drug effect is maximum is called IV route. ہم آئی وی انسولین دیں گے اور یاد رکھیں اٹ شوڈ بی ریگولر انسولین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریگولر انسولین. انسولین کے کئی اقسام ہے، اس کو ہم ہیمولین آر بھی کہتے ہیں، ریگولر انسولین. کلیئر ہے؟ اوکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم باہر سے پیشنٹ کو گلوکاگان دیں گے. کیا دیں گے؟ گلوکاگان. اگر ہاسپٹل میں اویلیبل ہے، اچھا سیٹ اپ ہے، گلوکاگان انفیوژن ہے، تو ہم گلوکاگان اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم کیا کریں پتہ ہے، اگر ہم انسولین دیں گے آئی وی تو انسولین کا کام گلوکوز کو زیادہ کم کرنا ہے، تو گلوکاگان ول ایلیویٹ اے لٹل بٹ گلوکوز ٹو پریونٹ ہائپوگلائسیمیا، تاکہ ہائپوگلائسیمیا نہ ہو. ہائپوگلائسیمیا کین کاز ڈیتھ، ہائپرگلائسیمیا کین ناٹ کاز ڈیتھ. So the danger is hypoglycemia. To prevent hypoglycemia from giving insulin, we will go a little bit for glucagon also. اگر یہ نہ ملے گلوکاگان تو ہم پھر 5% کیا ملاتے ہیں؟ ڈیکسٹروز ملاتے ہیں. کیا ملاتے ہیں؟ 5% ڈیکسٹروز. اٹ از آلسو شوگر. تو مطلب ڈیکسٹروز بھی ڈرپ میں لگاتے ہیں تاکہ گلوکوز لیول کم نہ ہو جائے. تو دس از کالڈ دا ٹریٹمنٹ میتھڈالوجی فار ڈی کے اے پیشنٹ. اے بی جیز کی طرف آتے ہیں، بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اے بی جیز کے اندر آپ لوگوں سے وہ یہ پوچھتے ہیں، میں اے بی جیز آگے ریجنل میں بھی پڑھاؤں گا لیکن یہاں پہ کنسیپٹ ٹھیک ہے سارے. اے بی جیز مین آرٹیریل بلڈ گیسز. ٹھیک ہے، دیکھیں
यहाँ पे ABGs में ये याद रखना है कि we see three things, तीन चीज़ों को देखा जाता है. फर्स्ट इज pH 7.35 to 7.45. इसके बाद बाई कार्बोनेट को देखा जाता है, ये 22 से लेके 26 तक होता है, ये 28 तक होता है. और PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 35 से लेके 45 तक. दिस इज द नॉर्मल वैल्यूज, ये वैल्यूज याद रखने हैं. दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज. अब हेंडरसन इक्वेशन कहता है, हेसलबेक हेंडरसन इक्वेशन कहता है कि pH इज इक्वल टू बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाई PCO2. इसका मतलब ये इक्वेशन याद रखना है हर एक बंदा. इसका मतलब ये है शाबाश कि pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आंसर इज HCO3. लेकिन pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2. ऐसा है कि नहीं? ये ऊपर है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और ये नीचे है तो ये pH को क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है. डायरेक्ट इनवर्स का पता है ना, अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज भी ज्यादा होगी, वो डायरेक्ट एसोसिएशन है. अगर अपोजिट है तो वो इनवर्स है. अब देखें MCQs मतलब ये है कि जिस बंदे को डायबिटीज हो, तो उसका pH क्या होता है, एसिडोटिक. DKA पेशेंट है, DKA, तो उसमें pH कम होगा कि ज्यादा? कम होगा. इसलिए एसिडोसिस है ना, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का मतलब कि pH क्या है, कम है. ये MCQs याद रखें. अब आप लोगों को बताऊंगा कि इसका कंसेप्ट क्या आता है. एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा, अगर pH को डिस्टर्ब किया गया है, सुन ले, if pH is disturbed by this bicarbonate, it is called metabolic issue. और अगर pH को डिस्टर्ब किया गया है किसने, PCO2, it is called respiratory issue. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का काम लंग्स के साथ है, रिस्पायरेशन के साथ है. अगर pH को डिस्टर्ब किया गया है किस चीज ने, PCO2 है, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कहते हैं. और अगर किसने खराब किया है, HCO3, तो उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक कहते हैं. बात समझ गए कि नहीं? अब इधर सुन ले, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर pH क्या होता है, कम, एसिडोसिस की तरफ जाता है. एसिडोसिस का मतलब यह है कि जो DKA पेशेंट है वो कंटिन्यूअसली एसिड बनाता है. क्या बनाता है, कीटोन बॉडी रिलीजिंग एसिड. कीटोन बॉडी जब बनती है लीवर में, तो वो लीवर के अंदर से कीटोन बॉडी अपने आप से किसको रिलीज करना शुरू कर देती है, H+ इज एसिड और बेस, एसिड है. तो जितना ये ब्लड में ज्यादा आएगा तो वो pH को क्या करेगा, वो कम करेगा. मैंने अभी कुछ देर पहले ये जिक्र की है, कीटोन बॉडी आर एसिडिक इन नेचर. व्हाई? बिकॉज कीटोन बॉडी रिलीज H+, और जब H+ रिलीज होगा ब्लड के अंदर तो वो pH को क्या करेगा, कम करेगा, एसिडोसिस कराएगा. अब क्वेश्चन ये है, अब आप लोगों को इसका कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है. बॉडी में, हमारे ब्लड में मैग्नीशियम होता है कि नहीं, हमारे ब्लड में सोडियम होता है कि नहीं, हमारे ब्लड में बताए पोटाशियम होता है कि नहीं, हमारे ब्लड में HCO3 होता है कि नहीं, हमारे ब्लड में PCO2 होता है कि नहीं, ऑक्सीजन होती है. सारे के सारे चीजें कहाँ पे होती है, ये ब्लड में होती है. अब DKA पेशेंट में ब्लड को क्या चीज आ रही है, H+, ये कहाँ से आ रही है, कीटोन बॉडी से आ रही है, लीवर से आ रही है. और इसकी वजह से बंदा क्या है, एसिडोटिक में है. और एसिडोसिस की वजह से इंसान को सांस की तकलीफ है, इंसान जल्दी जल्दी सांस लेता है ताकि वो एसिड को बाहर निकाले. क्या करे, बाहर निकाले. अब MCQ सुन ले, इस एसिडोसिस का इलाज यह है बॉडी के अंदर. सुन ले, दिस H+ ट्राई टू एंटरेक्ट, ये HCO3 के पास आ जाती है, और H+ कैन, ये किसके साथ मिल जाता है, व्हाट आंसर इज HCO3 combined with H+, combined with H+ can cause H2CO3. इस तरह बनेगा ना. और H2CO3 को डिसोसिएट करे दो चीजों में. देख, H2 अलग हो जाएगा और इसके साथ एक O आएगा, और इससे क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा. तो CO2 लंग से निकल जाएगा और वाटर सेल यूज करेगा. इसका मतलब ये H जो कंटिन्यूअसली पैदा हो रहा है, इसको खत्म करने का एक तरीका यह है कि बॉडी में इसके साथ कौन रिएक्ट करे, HCO3. तो DKA पेशेंट में जितना H ज्यादा होगा तो बाइकार्बोनेट इसके साथ मिलता रहेगा, तो फ्री बाइकार्बोनेट लेवल क्या हो जाएगा, कम. जब बाइकार्बोनेट कम होगा तो pH क्या हो जाएगा, कम. एसिडोसिस और अल्कलोसिस, एसिडोसिस. तो फिर भी एसिडोसिस होगा, और ये मेटाबॉलिक इशू है कि रेस्पिरेटरी. तो अगर क्वेश्चन आ जाए HCO3 कम है तो HCO3 का इशू मेटाबॉलिक होता है. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि DKA पेशेंट में एसिडोसिस मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी, इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ये कौन सा एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है. व्हाई, HCO3 कम होता जा रहा है, और if the pH is disturbed by HCO3, that is known as metabolic problem.
फैट CO3 कम की वजह से pH क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, pH कम होता जा रहा है और हमने pH को क्या करना है, बढ़ाना है, नॉर्मल करना है। तो इंसान सांस ज्यादा लेगा तेजी के साथ या नहीं, वो तेजी का सांस इसलिए लेगा, कुशमाल ब्रीदिंग मीन जल्दी इसलिए लेगा ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्या करे, बाहर निकाले। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में क्या रह जाएगा, कम, ज्यादा बाहर निकलेगा, बॉडी में कम हो जाएगा, तो pH क्या हो जाएगा, ज्यादा, और एसिडोसिस की तरफ से pH नॉर्मल की तरफ आना शुरू करेगा। तो कुशमाल ब्रीदिंग इज गुड और बैड, इट इज गुड फॉर द बॉडी, ये एसिडोसिस के खिलाफ फाइट करता है। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये है, इफ द क्वेश्चन कम इन द एग्जाम which type of acidosis is seen in DKA patient, answer is metabolic acidosis। इसको क्या कहते हैं, metabolic acidosis। my next, इसको कहते हैं interpretation of ABGs। my next question from you people is कि एक DKA patient आ जाए एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में, DKA patient के बारे में, तो my question for you people is कि in DKA what happen